जो आज आफत साहब आपने ये टॉपिक रखा है, यकीन जाने मेरा वाकई दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे रो पड़ूँ कि इस गवर्नमेंट ने हम छोटे फार्मर्स के साथ ये क्या जुल्म किया। ये तो अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, से तंदुरुस्ती दे कि कम से कम आपने एक फार्मर को बुलाया और कहा तो सही कि अपनी आवाज़ तो कोई चार बंदों को सुना दो। जो स्मॉल फार्मर है उस बेचारे को तो पता ही कोई नहीं है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, सेल टैक्स क्या है, कहाँ पर एडजस्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। आज मेरे मेहमान हैं जनाब आसिफ अशफाक साहब। मुझे इनके साथ बहैसियत कुलीग भी काम करने का मौका मिला। ये एक किसान भी हैं और एट द सेम टाइम इन्होंने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में दूध की इन्होंने काफ़ी अरसा काम किया है और आजकल ये डायरेक्टर हैं सॉल्व एग्री पार्क के, जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिपेंडेबल वनडे बनाते हैं। तो मैंने इनको दावत दी है इस टॉपिक के ऊपर कि ये बजट में जो फीड के ऊपर और दूसरी चीज़ों पर जो मुख्तलिफ़ टैक्सेस लगे हैं उसका इम्पेक्ट किसान पे क्या होगा और पब्लिक पर क्या होगा। मैं वेलकम करता हूँ आसिफ साहब। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे कि आप बहुत निकाला और आप तशरीफ़ लाए। जी बहुत शुक्रिया आप सब आपने। आगे चलने से पहले मैं अपनी ज़िंदगी की एक मिसाल आपको बताना चाहता हूँ और वो मिसाल ये है कि मेरे साथ मेरा एक कुलीग था और वो ऑस्ट्रेलियन था। उसका नाम था मिस्टर जॉन। तो एक दिन उसने मुझे ख़बर सुनाई कि ये कंपनी वो छोड़ रहा है और किसी और कंपनी को ज्वाइन कर रहा है वो, और वहाँ उसको तनख्वाह भी उसकी ज़्यादा थी और यहाँ वो हमारे साथ काम करता था, वहाँ जाकर उसने इंचार्ज बनना था। कुछ महीने के बाद वो दोबारा मुझे मिला और मैंने कहा जॉन हाउ आर यू, आप कैसे हैं। उसने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन जो काम मुझे दिया है उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यकीनन ये नाकाम होंगे। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जिन्होंने आप जैसे आदमी को सिलेक्ट किया जो पहले ये कह रहा है कि ये नाकाम होंगे। तो उसने जवाब दिया हंसकर, उसने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो जिन लोगों में काम कर रहा हूँ उनको बिज़नेस का पता ही नहीं है। वहाँ प्लानिंग डिवीज़न में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ना वक्त पर फैसला कर सकते हैं और ना उनको पता है कि बिज़नेस क्या है। सब रिश्तेदार उन्होंने भर्ती कर रखे हैं। उन्हें कम से कम सस्ती से सस्ती चीज़ चाहिए, उन्होंने महंगे से महंगी चीज़ बेचनी है। जब भी मैं कोई बात कहता हूँ 15 दिन से पहले आएगी नहीं और मेरा आधा वक्त बर्बाद होता है उनको कन्विंस करने के लिए कि ये आपके मफाद में है। ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने जब बजट पेश किया, ज़रा आप याद कीजिएगा कि बार बार वो स्लाइड्स और उनकी बातें आपको याद आएंगी। उस पर लिखा हुआ था कि जो गुज़श्ता साल हमने अचीवमेंट की है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें लाइफ स्टॉक भी शामिल है, फिशरीज़ भी शामिल है, फॉरेस्ट्री भी शामिल है और एग्रीकल्चर भी शामिल है, उसमें हमने ग्रोथ परसेंटेज अचीव की थी 6.25%। और दूसरे सांस में उन्होंने कहा कि हमने अगले साल पाकिस्तान में प्रेडिक्शन की है कि जो हम प्लानिंग बना रहे हैं उसके मुताबिक ये 2% ग्रोथ होगी। मुझे एक मरतबा तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्लिप ऑफ टंग था कि ऐसा कैसे मुमकिन है आपने ये 6.25% का माइलस्टोन अचीव किया हो और उसके बाद आप ये कह रहे हो अगले साल 6.25 नहीं मिलेगा बल्कि 2% मिलेगा। तो उस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन बाद में जब बजट पेश हुआ और जो एग्रीकल्चर पर और लाइफ स्टॉक के साथ इन्होंने सलूक किया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों वाला, मुझे बड़ा यकीन हो गया कि वो आदमी सच्चा था। उसको पता था कि मैंने वो काम करने हैं। हर काम के अंदर मैंने इसकी कीमत कास्ट इतनी बढ़ा देनी है कि किसान का जानवर तो क्या, किसान ख़ुद भी ज़िंदा नहीं रहेगा। तो चूँकि मेरे आसिफ अशफाक साहब आजकल फीड पर काम कर रहे हैं और लाइफ स्टॉक ओनर से इनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है, तो मैं इनसे पूछूंगा कि आप ज़रा रहनुमाई फरमाएं मेरे नाज़रीन की कि ये जो बजट आया है ये पाकिस्तान में बिज़नेस फ्रेंडली है या नहीं है। थैंक यू सो मच आप साहब। पहले तो ये कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जो बजट आया है बिज़नेस फ्रेंडली है या नहीं है। ये बजट नहीं है, ये एक तबाही है।
ये हमारे लिए एक तबाही है। ख़ास तौर पे सब यही कहते हैं कि जी ये मुल्क एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक पे खड़ा हुआ है। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो लोग जिन्होंने ये बजट बनाया है या जिन्होंने इसमें इनकी सपोर्ट की है, उन लोगों को क्या हो गया और वो किस साइड पे इसको लेके जा रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जानबूझ के चाहते हैं कि जी हमारा जो फार्मर है ये भले वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या वो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसका एक आसान तरीका तो ये था कि बिफ़ोर ये बजट यही कह देते जी कि हमने ना एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बंदा काम करे ना लाइफ स्टॉक सेक्टर में कोई काम करे, आप अपने आप को टाइम देते और हम लोग ये सारे अपने जानवर शानवर बेच देते ताकि हमें ये दिन आज ना देखना पड़ता। अब जो आपने बात की कि देखें इन्होंने जो देखा पाकिस्तान के अंदर 3 तरह के सेक्टर, लाइफ स्टॉक को मैं 3 सेक्टर में तकसीम करता हूँ। एक सेक्टर को हम कॉरपोरेट सेक्टर बोलते हैं जिनके पास ऑर्गेनाइज फार्म है और जानवर है, 1000 से ऊपर जानवर 1000 से ऊपर जानवर है। एक सेक्टर वो है जो दरमियान में इनके काम करता है जिसके पास 50 से लेके 1000 तक के एनिमल हैं, और एक सेक्टर वो है जो 1 जानवर से लेके 10 जानवरों वाला है। ये जो 1 से 10 वाला सेक्टर है 90% पाकिस्तान में यही सेक्टर है और इसी को हम फार्मर बोलते हैं कि जी ये फार्मर्स हैं जिनके ऊपर हम खड़े हुए हैं। और दूध और गोश्त की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है और कुर्बानी के जो जानवर हैं वो सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर से जी मिलते हैं। स्मॉल जो फार्मर है जो 1 से 10 एनिमल रख के बैठा है, जो गरीब फार्मर है और वो आज तक उसको यही समझ नहीं आई कि उसके पास एक छोटी सी लैंड है और उस लैंड पे वो चारा लगाता है और उस चारे से वो अपने जानवरों को पालता है और उससे आगे दूध जो अपने इस्तेमाल में लाता है और बाकी वो दूध मार्केट में दे देता है। अब वो क्योंकि चारा उसका अपना होता है इसलिए वो दूध के ऊपर उसको बर्दाश्त ही नहीं करता, वरना जो इस गवर्नमेंट ने उस छोटे फार्मर्स का बेड़ा गर्क किया हुआ है, अगर उसको समझ आ जाए कि मेरी एफ़र्ट की भी एक कीमत है, बिजली की एक कॉस्ट है, जो ये मैं चारा डाल रहा हूँ इसकी एक कीमत है, वो तो इनको डालता ही नहीं है अंदर, ना चारे की हो ना अपना और अपने पूरे घर के अफराद, अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक करें, Exactly. पूरे घर के अफराद और इसके साथ ऐसे मेहमान जिन्होंने 4-5 दिन उसके घर में रहना होता है वो भी उसके साथ हाथ बटाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है और इसको वो डालता ही नहीं है और उसके बावजूद वो गरीब आदमी अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है उस दूध को बेच के। जो आज हाफिज़ साहब आपने ये टॉपिक रखा है, यकीन जाने मेरा वाकई दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे रो पड़ूँ कि इस गवर्नमेंट ने हम छोटे फार्मर्स के साथ ये क्या जुल्म किया और इस जो इन्होंने अप्लाई कर दिया वो जुल्म हम लोगों ने बड़ा चीखे। एक तो हमारे डेयरी सेक्टर में गरीब आदमी की कोई आवाज़ ही नहीं है कि किस प्लेटफार्म पे आवाज़ उठाएं। ये तो अल्लाह आपको लंबी उम्र दे से तंदुरुस्ती दे कि कम से कम आपने एक फार्मर को बुलाया और कहा तो सही कि अपनी आवाज़ तो कोई 4 बंदों को सुना दूँ, वरना ये जो बड़े फार्म वाले हैं उनकी तो चलो कुछ सुनवाई है, वो पहले चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर वो इनपुट के टाइम पे टैक्स दे रहे होते हैं, उसके बाद वो कंपनियों को दूध देते हैं तो उनका जो टैक्स है वो एडजस्ट भी हो जाएगा। खैर उनको भी नुकसान हुआ है और वो भी परेशान है इसके अंदर, मैं उनके साथ भी हमदर्दी रखता हूँ। लेकिन जो स्मॉल फार्मर है उस बेचारे को तो पता ही कोई नहीं है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, सेल टैक्स क्या है, कहाँ पे एडजस्ट करना है। पहला जुल्म ये दूध के ऊपर हुआ। दूसरी जो स्टेज साथ ही एक और बम फोड़ दिया इन्होंने, वो ये फोड़ा कि जी जो फीड मिल पे जो वो हमने पिछले कई सालों से 10-15 साल से जो समझा रहे थे कि एक प्रॉपर फीड चाहिए हर एनिमल्स को, उसकी सेहत के लिए, उसकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए टॉक्सिन फ्री होनी चाहिए, हमारी मिल्क की प्रोडक्शन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी, वो हमने एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस के हिसाब से जो उसको चाहिए थी वो बना के दे रहे थे, उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगा दिए। अब वो साथ ही कहा जी कि जो फार्मर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर 10% है और जो नॉन रजिस्टर्ड है उसके ऊपर 14% है। अब मुझे बताएं आप कि जो 1 जानवर या 10 एनिमल्स वाला जो 90% सेक्टर खड़ा हुआ है उसको तो पता ही नहीं सेल टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते। फिर जो अपने दस्तखत नहीं कर सकता बेचारा, अगर कोई लेटर आए या कोई उसको कोई कागज़ आए सरकारी तो उसे किसी बच्चे को बुलाना पड़ता है कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ। वो अब हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम ये किसके आगे रोना रोएं कि जी सेल टैक्स रिटर्न हमने तो अभी तक हमें अब जाके पता चला है कि इनकम टैक्स रिटर्न, ये टैक्स रिटर्न क्या होती है, जब बैंकों ने ये बताया और ये चीज़ की फाइलर बनना है। अब सेल टैक्स रिटर्न आ गया जी। अब जब फीड वालों के पास गए उनसे बात किया तो उन्होंने कहा जी 14% उसके ऊपर लग गया। अब मुझे बताएं, अब हमारी जितनी भी बात हो रही है कि हमारे सारे मुल्क के अंदर आप जानते हैं कि एनिमल्स पहले ही फीड डेफिशिएंसी का इशू है, हमारे एनिमल पहले ही कमज़ोर हैं, हमारे एनिमल्स की फीड की वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो पहले ही बहुत गिरी हुई है।
अब जाके कुछ ये फीड्स के ऊपर हमने लोगों को समझाया, ट्रेनिंग्स दी, जाके ये करना शुरू किया। अब क्या होगा कि जो फीड का थोड़ा 40 किलो का जो 350 रुपया सेल टैक्स की वजह से इंक्रीज़ हुआ है, और मेरे एनिमल्स को पहले 5 किलो फीड की ज़रूरत थी, मैं पहले ही 3 किलो दे रहा हूँ। अब जब प्राइस और बढ़ जाएगी तो वो 3 की बजाय मैं 2 किलो देना शुरू कर दूंगा। उससे क्या होगा, उससे मिल्क प्रोडक्शन गिर जाएगी, क्योंकि मैं अच्छा, ये आसिफ साहब, ये जो आपने बात कही है ये बड़ी देखी भाली बात है, तजर्बे की बात है। सही। और वो बात आप मेरी बात की तायद करेंगे, हर सर्दियों के मौसम में चूँकि चारा नहीं होता तो हम देखते क्या हैं कि हमारे जानवर जो है वो कमज़ोर होते हैं, और जो ही चारा आना शुरू हो जाता है तो फिर जानवरों का पेट भरना शुरू हो जाता है, फिर हालत उनकी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। जी ऐसे। अब वहाँ होता क्या है, होता ये है कि किसान ने चारा ख़रीदा बाहर से, और उसकी कोशिश ये होगी कि पूरा हाथ जेब में डाल के जितने वो पैसे निकालेगा उसमें वो देखेगा कि क्या ये 3 जानवरों के लिए जो काफ़ी है, क्या ये मैं 12 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो कैफियत जो आप फरमा रहे हैं, ये अल्टीमेटली कैफियत यही होगी। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो तो सर अब इसमें एक अभी जैसे ही उनको पता चला कि फीड भी महंगी हो गई है, जो कंपनियों को दूध दे रहे थे अब उस दूध के ऊपर भी कंपनी टैक्स लगा रही है, तो हुआ क्या, क्या वो जो छोटा फार्मर था, जब उसने बेचारे ने हिसाब लगाया कि मुझे एंड पे बचना ही क्या है, अब वो एक आधा जानवर रखेगा जितना को दूध उसको चाहिए, बाकी वो जानवर जो है वो कसाइयों को बेचना शुरू हो गया। इसके बाद जो अगला इम्पैक्ट इनके ऊपर आना है, जो अभी तक इन्होंने सोचा ही नहीं है, और जब अप्लाई हो जाएगा, और ये जो फार्मर ऑर्गेनाइज फार्म है जिन्होंने टैक्स दूध के ऊपर भी भरना है, जिन्होंने फीड पे भी टैक्स भर के फीड अपने जानवरों को डालनी है, तो वो डेफिनेटली अपने दूध का जो रेट है अब उसको बढ़ा देंगे। वही आम कंज्यूमर जो एक आम गरीब आदमी था जो अपने घर में 2 लीटर बच्चों के लिए दूध या 3 लीटर ले रहा था, वो 200 रुपये अगर लीटर ले रहा था तो अब वो 300 रुपये लीटर लेगा। अब उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, मेरी आमदनी तो बढ़ी कोई नहीं, कैसे हालात तो मेरे मुल्क के हो नहीं गया कि मेरी आमदनी बढ़ गई, मैं तो पहले से गरीब होता जा रहा हूँ। दूध मेरी ज़रूरत थी वो भी उतनी को कि जितना मैं बच्चों को दे सकता, वो मैं पहले ही उनको उतना को दे रहा हूँ जितना को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अब जब 300 हो जाएगी तो मैं उसका भी आधा कर दूँगा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये दूध भी मैं अब इसको किस एंगल से देखूं, एक आम शहरी क्या करेगा, ये तो लोगों को भी पता चल जाएगा जब ये अप्लाई हो गया है। ये और कुछ 10 दिन आप ठहर जाए, ये जो गरीब आदमी दूध ले रहे थे, ये तो इनके ऊपर इन्होंने अज़ाब फेंक दिया, ये दूध भी छीन लिया इन्होंने। उसके बाद जो गोश्त था उसकी प्राइस कहाँ पे बढ़ जाएगी, उसके बाद ये सारी चीज़ों पे इसका असर आ रहा है। डेयरी प्रोसेसिंग जो कंपनीज़ है, जब वो दूध महंगा ख़रीदेंगी, उन्होंने अपने डब्बों का रेट इंक्रीज़ कर दिया, अब मेरे हाथ से वो भी खिंच गए। दूसरा, हमने एक बहुत बड़ी वर्किंग की थी, आपने उसके ऊपर बड़े प्रोग्राम किए कि लोगों तक खालिस दूध पहुँचाने के लिए, पेस्चराइज दूध के ऊपर, और फार्मर्स जो थे जिन्होंने अच्छे फार्म बनाए हुए थे वो अपने फार्म के ऊपर क्वालिटी का दूध बना के लाहौर शहर में और बड़े शहरों में सप्लाई कर रहे थे। अब उस सारे के ऊपर टैक्स अप्लाई हो गया, फीड भी बढ़ गई और उसके बाद दूध के ऊपर भी टैक्स अप्लाई हो गया। अब वो 200 की बजाय 300 रुपये लीटर हो गया। अब मुझे बताएं कि एक आम बंदा 300 रुपये लीटर दूध कैसे अफोर्ड करेगा। ये देखिए, मुझे याद आ रहा है आपकी बात से कि टैक्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं। एक ज़माने में लाहौर का कल्चर था कि मगरिब के वक्त सारी दुकानें बंद हो जाती थी और ये बड़े बड़े आदमी जो है वो थड़ों के ऊपर आकर बैठा करते थे और फिर इर्द गिर्द उनको सुनने वाले लोग भी आया करते थे। उन्हीं में एक बहुत बड़ा किरदार है उस्ताद दामन। उस्ताद उनके नाम का हिस्सा इसलिए बन गया कि बड़े बड़े शायर आके उनकी बातों को सुना करते थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जब एकदम ज़्यादा टैक्स लगाए गए तो उसने एक शेर कहा था, इधर टैक्स थे उत्थे टैक्स, थड़े ते बैठे पहलवान थे टैक्स, कि जो थड़े के ऊपर जो पहलवान बैठा हुआ है वो उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। अब जो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही है, इनको समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल वो जो मैंने जॉन के प्लानिंग डिवीजन की बात की थी कि वो एक कमरों में बैठे हुए, उन्हें पता नहीं का इम्पैक्ट क्या होगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा वो सियालकोट में ब्राज़ील से जानवर लाए गए थे, जी, बड़े हट्टे कट्टे, और वहाँ पर ब्राज़ील का सफ़ीर था। उस सफ़ीर ने कहा कि ये 70 साल के बाद आपके जानवर अपनी असली जगह पर आ गए हैं क्योंकि हम यहीं से लेकर गए थे। अब फ़र्क क्या था, वो बड़े फरमा और मेरे जानवर मरे हुए। फ़र्क ये था कि वहाँ पर खुला खाना उनको मिलता, 2.5 एकड़ ज़मीन एक जानवर के लिए, क्योंकि ज़मीन वहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, जगह खुली है, बारिशों के ऊपर सारा काम चलता है, लिहाजा वहाँ जानवर खुला खाता है। अब जब ये जो ऑलरेडी प्रोटीन डेफिशिएंट
हमारे तमाम जानवर हैं, एट एनी गिवन टाइम किसी वक्त भी आप माल शुमारी करेंगे तो पता चलेगा कि हर जानवर थोड़ा या बहुत भूखा होगा सिवाय कारपोरेट फार्मर्स के जानवरों के, और वो 1% भी नहीं है। जी जी yes. उसके नतीजे में उसका दूध कम होगा, उसका गोश्त कम होगा, उसके बच्चे बारावरी वो मुतासिर होगी, दुनिया जान की बीमारियां उसके अंदर आएंगी, इसीलिए कि कमज़ोर जिस्म के अंदर ही बीमारियां आ सकती हैं। तो अब आपको क्या नज़र आता है कि गवर्नमेंट को किस तरफ तवज्जो देनी चाहिए? सर जी, मैं दरख्वास्त करूंगा, एक तो आपने बड़ी खूबसूरत बात वो स्टार्ट में ही बता दी कि जी जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं उनको शायद ये पहले ही गायबाना पता था कि ये सूरत हाल होनी है। मेरी दरख्वास्त है इनसे कि जो भी पॉलिसी मेकर हैं या जो भी मिनिस्टर हैं या जो भी गवर्नमेंट के अदारे हैं कि खुदारा अगर इस मुल्क में थोड़ी बहुत लोग ज़िंदा थे, ये जो गरीब आदमी ज़िंदा थे, ये इस वजह से ज़िंदा थे कि इनके अपने कुछ जानवर होते हैं घर में, दूध पीने के लिए इनको मिल जाता था। इनके कुछ थोड़ी बहुत इनकी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर ये चारा लगा के और अपनी गंदम लगा के अपने घरों का गुजारा करते थे, इनसे वो ना छीने। पहले ही बिजली, बेरोज़गारी, हर चीज़ के अंदर अफरा तफरी है, खाद का जो रेट है, जो आगे जो जिन्स की कीमतें आ गई हैं, हम फार्मर को तो पहले ही समझ नहीं आ रही। ये वो कुछ चीज़ें थी जो हमारे घर में, गरीब आदमी के घर में कुसाल के दाने पड़े हैं या जानवर खड़ा है तो हम अपने बच्चों को दूध पिला देते थे। हमें तो अब अपने घरों की फ़िक्र पड़ गई है कि बेचना तो आगे दूर की बात है कि इस रेट पे बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो खुदारा इनके ऊपर रहम खाएं। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर रिव्यू करें और इसके ऊपर देखें ये दूध के ऊपर टैक्स जो है और जानवरों की जो खुराक है, कम से कम ये बेजान है। हमारे मुल्क के ये जो लाइफ स्टॉक एक्सपर्ट हैं इनको देखना चाहिए कि ऑलरेडी ही ये खुराक की कमी की वजह से इनकी प्रोडक्शन भी कम है, ये कमज़ोर है। हम दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप उनका देखें और हमारा देखें मिल्क प्रोडक्शन कहाँ खड़ा हुआ है। तो खुदारा अगर जानवरों को जितनी को खुराक मिल रही है इतनी को मिलने दें। ये जो वरना क्या होगा कि वरना गलत खुराक जो लोग अपनी बगैर टैक्स के अपने अपने घरों में बनाना शुरू हो जाएंगे और ये फार्मर भी खुद ही दिला के मकई, गंदम और मुख्तलिफ़ चीज़ें डालेगा जिससे इनके एनिमल मरना शुरू हो जाएंगे। इनको नहीं पता, आप इन पर रहम खाएं और इस टैक्स को उठाएं जितनी जल्दी हो सकता है। मैं इस बात को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये एक लफ्ज़ है बैलेंस डाइट। हम पहले भी वो डॉक्टर साइमा से बात कर रहे थे कि इवन जो नमक है हमारे खाने के अंदर वो भी मैटर करता है। जी जी। अब किसान को पता है कि मेरी गंदम नहीं बिक रही, मेरी मकई नहीं बिक रही, तो उसने कहा कि ठीक है जी इसी को दिलवा कर मैं जानवर के सामने डाल देता हूँ। अब उसके पास एक चीज़ गई है, तो बाकी चीज़ें हैं जो 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 फीड मिल देती थी वो चीज़ें उसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक लफ्ज़ है एंटागोनिस्टिक, कि जब आप कोई एक चीज़ डालते हैं और सिर्फ एक चीज़ डालते हैं तो उसका असर दूसरी चीज़ पर पड़ता है। जी। तो ये मुझे खौफ है कि ये जो बेचारे किसान हैं ये इनका तिया पांचा ना हो जाए। हम सब की गुजारिश है जिस तरह आपने फरमाया है गवर्नमेंट से कि इसको रीविज़िट करें और ये सूरत हाल जो भागता हुआ घोड़ा जो है उसको सांटा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा किया तो वो खड़ा हो जाएगा और फिर किसी का बाप नहीं चला सकता। बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारी गुजारिश है। बदकिस्मती ये है कि हमारे वो नुमाइंदे जो देहात से इलेक्ट होकर जाते हैं तो वो भी अशराफिया की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। सही। वो जो पीछे लोग जिन्होंने वोट दिए होते हैं उनको ख्याल नहीं होता। तो नाज़रीन, आज आपने ये कथा सुनी है कि जो आने वाले वक्त के अंदर जो ये टैक्सेशन सिस्टम जिस अंदाज का किया गया है, जो एग्रीकल्चर वाले कभी भी उसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन जिस अंदाज में और जिन पर लगाया गया है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं अपने फार्मर भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इकट्ठे हों और आवाज़ को बुलंद करें, इसलिए कि हम लोगों ने यहाँ रहना है और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है। अब इस वक्त 6.25% जो ग्रोथ है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में आई है, तो हमें इस पर शोर मचाना चाहिए और एहतियात करना चाहिए कि ये 6.25% अगले साल अगर 8% होती तो क्या ही बात होती। ये 2% की बात कर रहा है और यकीनन जिस अंदाज के अंदर टैक्सेशन पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर पर और लाइफ स्टॉक सेक्टर पर जिस तरह लगाया जा रहा है उसके नतीजे में अगर 2% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, ये आसिफ अशफाक साहब एक बड़ी अच्छी मिल चला रहे हैं। बेसिकली ये युवास की मलकियत है और यहाँ का जो निकलने वाला वंडा जो है, जो दूध के लिए भी है, गोश्त के लिए भी है और छोटे बच्चों के लिए भी है, पोल्ट्री के लिए भी है। यहाँ कोशिश ये की जाती है कि किसान मारी ना की जाए, किसान को वही चीज़ दी जाए जो वेटनरी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है। तो नीचे टेलीफोन चल रहा होगा,
मेरे किसी भाई को भी अगर ज़रूरत हो तो वो डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।